मोती, तराशे हुए हीरे और सोना जो हर फंक्शन में आपको दिखता है, ये इंडिया की पहचान है। इसका कंज़म्पशन मार्केट ज्वेलरी का बेसिकली कंज़म्पशन मार्केट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। तो यही कुछ सवाल थे जो हम करोल बाग खींचे हुए चले आए। हम जो गोल्ड की हिस्ट्री है और यहाँ की जो और ज्वेलरी की हिस्ट्री है वो 4000 बीसी से भी ज़्यादा की है। इसको लोगों ने मिस्र में भी पहना, इसको लोगों ने रोम में भी यूज़ किया और फिर तो इंडिया की बात ही अलग थी क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो इसको सोने की चिड़िया कहा गया। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजम्पशन रेट है। यही कुछ सवाल थे हमारे मन में कि बनता कैसे है, उसको मोल्ड कैसे किया जाता है, एक सोने का बैंगल कैसे बनता है और डायमंड की वैल्यू क्या होती है, डायमंड किस किस प्रकार के होते हैं, कितनी बारीकी से उस पर काम किया जाता है। इसीलिए हम आए हैं करोल बाग में। हम यहाँ पे महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नीचे खड़े हैं और इन्हीं से जानेंगे कि कितना कितना ज़्यादा इसमें काम लगता है, कितना ज़्यादा पेशेंस लगता है, ये सब हम जानेंगे। आइए चलते हैं। सर, हमें एक चीज़ जाननी है कि आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, पहले जो आते थे और अभी जो आते हैं, वो डिज़ाइन वगैरह में उनका चॉइस प्रेफ़रेंस जो है वो कितना बदल गया है? नई जनरेशन का डिज़ाइनिंग का चॉइस बहुत बदल गया। जो 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 हमारे पेरेंट्स के टाइम के या हमारे टाइम के जो जनरेशन थी, उनमें डिज़ाइन ज़रा डिफरेंट था। लेकिन अब जो हमारे सन ग्रैंडसन की जो एज के लोग आते हैं, तो उनकी चॉइस में बड़ा डिफरेंस आ गया। जो बिल्कुल जो नई जनरेशन जो आज 25 साल 30 साल का बच्चा है, तो उसकी चॉइस एकदम डिफरेंट है। उसको पता है उसको क्या लेना है, उसको क्या सूट करता है। हम जितनी अच्छी चीज़ मर्ज़ी दिखा दें, अगर उनको लगेगा कि ये मुझे सूट नहीं करेगी, तो वो से नो मना कर देंगे। मना करते हैं। बड़े बड़े पर्टिकुलर, बड़े टू द पॉइंट बात करते हैं। करोल बाग ही सेंटर क्यों चुना गया? मैं ये जानना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस एंसेस्ट्रल बिजनेस है। मेरे ग्रैंडफादर भी इसी ट्रेड में थे। जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो हम रावलपिंडी साइड पे रहते थे, वहाँ से हम इंडिया में ट्रांसफ़र हुए। दिल्ली वहाँ से आए और दिल्ली में हमने शुरू में पहाड़गंज में दुकान बनाई, तब बाज़ार वही था। उसके बाद करोल बाग डेवलप हुआ तो हमने 75 में करोल बाग में शॉप बनाई। तो मैं अपने भाइयों से अलग होके 1995 में मैंने ये शॉप बनाई। जो हॉलमार्क और HUID का है वो कितना आपके ज्वेलरी वगैरह में अब, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हर ज्वेलरी पे ही होता है ऑलमोस्ट, कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो अभी के टाइम में? ये हॉलमार्किंग सिस्टम तो बहुत अच्छा सिस्टम है। ये ग्राहक को गारंटी आती है हॉलमार्किंग से कि दुकानदार आपको सामान ठीक दे रहा है। आपकी दुनिया में किसी भी कैरेटोमीटर पे रखोगे तो उसमें जो जैसे स्टैंप हम लगाते हैं, तो 22 कैरेट का आइटम है तो 22 कैरेट की स्टैंप नहीं लगाते, उसमें 916 लिखते हैं। दैट मीन्स 22 का इन परसेंटेज। इसमें प्योर गोल्ड इज़ 91.60% है। तो हॉलमार्किंग से चीज़ बेचना बहुत बढ़िया बात है। एक गारंटी हो गई ग्राहक को कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो ठीक ले रहा हूँ। और लेटर ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 5 साल 10 साल बाद उसके जो दाम है वो भी बड़ा परफेक्ट आता है। रेट से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में, तो आप आपके मार्केट पे कितना फ़र्क पड़ता है? कस्टमर्स कम हो जाते हैं या मान लीजिए कि कम हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? नहीं नहीं, देखें गोल्ड में जो फ्लक्चुएशन है, 2-5% की फ्लक्चुएशन तो सारे ट्रेड में रहती है, सब तरह के ट्रेड में रहती है, तो गोल्ड में भी रहती है। लेकिन अल्टीमेटली 2% 5% ऊपर नीचे होते हुए ये ऊपर की तरफ ही जाता है ना जी। व्हेन आई जॉइन दिस ट्रेड, जब मैंने इस ट्रेड में आना शुरू किया तो रेट जो था वो 70 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स था। देखें कितना कम था। तो 70 रुपीज़ में ट्रांजैक्शन होता था। 1% 2% 3% का तो रुपया ऊपर नीचे हो गया। कभी 69 हो गया तो कभी 71 रुपीज़ हो गया, कभी 71 रुपीज़ एंड 50 पैसा हो गया। धीरे धीरे बड़ा 100 पे आ गया, 100 से 200 पे आ गया, 1000 पे आ गया, 10,000 पे आ गया, 50,000 पे आ गया, अब 1 लाख हो गया। जो वर्कर्स हैं आपके बेसिकली वो कितना टाइम लगाते होंगे एक, क्योंकि बारीकी मैंने बहुत देखी, बारीकी इतनी माइन्यूट थी कि उसको ऑलमोस्ट लाइक उसने बोला बनाने में उसको सोचने में 6 महीने लग गए, तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है? ये बनाने में तो डिवीजन ऑफ स्टाइल है आजकल तो बनाने में तो अगर 4 कारीगर लगते हैं और एक एक स्टाइल पकड़ते हैं तो उस चारों को फिर इकट्ठा कर देते तो जल्दी बनता है। लेकिन डिज़ाइन को क्रिएट करने में टाइम लगता है। और अगर सिंगल हैंडेड काम है तो वो टाइम लेगा।
अगर सिंगल हैंडेड काम है तो वो टाइम लेगा जी। अभी के जो कस्टमर्स आते हैं वो कितने कैरेट मांगते हैं, अगर मान लीजिए गोल्ड वगैरह मांग रहे हैं, या फिर क्योंकि सुरेश ने बताया कि 18 कैरेट ज़्यादा अभी डिमांड में है। जो तो पुरानी जनरेशन है सब 22 कैरेट के 22 पीछे भागते थे। अब जो नई जनरेशन है उनको कैरेट से ताल्लुक़ नहीं है, उनको डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, प्लस अगर वो स्टडेड ज्वेलरी लेते हैं, अब डायमंड लगे हुए हैं या प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, तो वो नॉर्मली 18 में या 14 कैरेट्स में बनती है। अब सोना तो सोना ही है जी, 14 कैरेट है तो वो भी गोल्ड है, उसमें उसमें 58% गोल्ड है। अब 18 कैरेट है तो 75% गोल्ड है, और अगर 22 कैरेट है तो 91% गोल्ड है। तो जब आप 14 कैरेट लेती हो तो जब उसको परचेज करती हो तो आपने पे किया 58% ऑफ द गोल्ड वैल्यू, लेकिन जब आप उसको बेचोगी तो यू गेट 58% ऑफ द गोल्ड वैल्यू। वो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तब सोना बहुत सस्ता होता था जी, तो बारी बारी चीज़ें बिकती थी। अब गोल्ड महंगा बहुत हो गया ना, तो उसमें फैंसी चीज़ चाहिए, ज़्यादा वज़न। अब अगर मैं किसी को आज के ज़माने में एक बोलता हूँ ये 100 ग्राम का सेट है, तो वो उसकी कीमत कहाँ गई, 10 लाख पे गई। फिर मेकिंग लग के जीएसटी ऐड करूँगा, वो 11 लाख की तरफ भागेगी। अब उसका बजट है 2 लाख का, तो उसको फैंसी चीज़ चाहिए ना। वो 11 लाख की हाँ, वो दो 20 ग्राम में उसका वैल्यू 2 ढाई लाख हो गया, और 100 ग्राम में उसका वैल्यू 10-12 लाख हो गया, तो वो उसका बजट नहीं है 10-12 का। मान लो 2 ढाई का बजट है तो वो करेगा। व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो आई स्टार्ट डूइंग वर्क इन ज्वेलरी। मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, मुझे सेल करने की समझ आ गई, मुझे ज्वेलरी खरीदने की समझ आ गई, मुझे डिज़ाइनों को एप्रिशिएट करने की समझ आ गई, मुझे डिज़ाइन कैसा बनना चाहिए, ग्राहक की क्या चॉइस है, क्या डिज़ाइन बनाना चाहिए, वो समझ आ गई। It's written Jaisalmer Bloom. Yeah. So it's inspired by. So if you see very closely, this particular piece is inspired by Patwon ki Haveli in Jaisalmer. Okay. So you'll see this kind of a flowery pattern in the walls over there, and we have carved it out in a contemporary aspect in an asymmetrical way, Camera थोड़ा सा and we close करो. extended it. So even if you see, it's not symmetry. So over here, it's a bit elongated, and over here, it's a bit sharp. So this is, we have kind of taken the look. However, if you look from afar, it will look symmetric. But if you look closely, the asymmetry is the beauty of the designs. So it's actually taken and inspired from the sites itself. Like for this one, so this is And it's like it doesn't scratch your skin, right? no. And in fact, if you look at it, it's handcrafted to perfection. So if you just put it on your neck, it takes the shape of the neck and it glides through. So any people who have like collarbones and stuff, it'll take the shape of their particular neck. So that is the craftsmanship expertise in this. Even if you see like the designing, and for this one particularly, this is like my touching it. I don't think it will scratch. Yeah. This particular one is like my flagship design. Reason being, it's integrating two particular sides. So this side is taken from Rani Ki Vav, and this one is taken from a cultural place in Jaipur. So if you see here closely, the Jawahar Kala Kendra, this is the particular aspect that we took from there, and it's red in color. So that is why I opted for the ruby as well. And once we took into that, again, we used the asymmetrical way and we kind of extended it further. This is Why only asymmetrical? so there are two ways how I feel like you approach designing. First is that you take symmetry into account and you kind of create something which is like identical on both sides. But like I feel like the raw sense of things is what really defines beauty. So even if you see as humans, we have our like even our face, our left portfolio and our right portfolio are different. So people have their favorite size even when they get their Yeah, photos clicked. So similarly, when you merge two kind of timelines, both have their own beauty. That was the thought behind that. So yeah, basically kind of You collecting. were telling us details at about this point. share market and this business. How is this correlated? See, I think the important part behind that is for any kind of business, because ultimately jewelry
even if I'm sitting at the back, right? I need to be aware of how to allocate my resources. So I feel like having the knowledge of where to put your money is more important than diversifying it. So I did all of those things for investment purpose only. Even back in Vancouver, one of my specializations was in real estate. So that was also with the intent of knowing where to invest. It takes time, I'll be honest. The idea of the collection came in my head in January. So that is where, because since, like, you know, my dadu started this showroom, and before that, I come from a line of jewelers. So, having more than 100-year legacy, I had this thing in my mind that I want to extend it further, keep the soul intact, but like, you know, just reinvent. So, minute detailing. yeah. So in fact, I'll show you one of the designs. Actually, one of the earrings I'll show you. So in these, if you see closely, it's based on the waterfall effect. So if you see over here, like you know how a waterfall is. So at the start, it's a bit white, right? So you'll see a bit of whiter stone here. And as it falls down, it gets darker until it splashes into the water, and then there's like a whiteness at the end. तो जैसे कि अभी हमने बात की डायमंड्स के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं जेम्स के बारे में। जेमोलॉजी क्या होती है, इंडिया में उसका कितना महत्व है, ये अभी हम सब जानेंगे उदय आनंद जी से। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उदय आनंद जी और हम जानेंगे उनसे जेमोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो सर ये बताइए कि जेमोलॉजी है क्या और इंडिया में उसका स्कोप क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है। जेमोलॉजी जो है ये नेचुरल स्टोन्स के ऊपर स्टडी है, टेक्निकल स्टडी है कि स्टोन्स की क्वालिटीज़ को लेकर, प्राइसिंग को लेकर उसके ऊपर सारी स्टडी है। और इसका फ़ायदा ये है कि लोग अगर करें तो दे कैन बी मोर स्मार्ट इन बाइंग स्टोन्स, कलर्ड स्टोन्स। उसमें पहचान हो सकती है कौन सा स्टोन अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा कम अच्छा क्वालिटी का है, और प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस स्टोन का प्राइस ज़्यादा है, किसका कम है, वो हेल्प हो सकती है लोगों को। उसका डिफरेंस हमें बता सकते हैं आप? दीज आर एमरल्ड्स। सो इसमें 3-4 क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें हम स्टोन्स को पहचानते हैं कि ये स्टोन अच्छा क्वालिटी का है या हल्का क्वालिटी का है। उसमें कलर है। जेम्स स्टोन्स में कलर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज़ लाइटर इन कलर। ओके। तो लाइटर इन कलर मीन्स वीकर इन क्वालिटी, हल्का हो गया। दिस स्टोन इज़ डार्कर इन कलर बट वीकर इन क्लैरिटी। आप देखेंगे ये स्टोन अंदर से ओपेक जैसा लग रहा है, ओपेक जैसा, ट्रांसलूसेंट जैसा लग रहा है। अब इसके अगेंस्ट यदि मैं इस तरीके का कोई स्टोन रख दूं तो इसमें आपको कलर भी अच्छा मिल जाएगा और ट्रांसपेरेंसी भी आपको बेहतर मिल जाएगा। यू कैन सी। तो इनके अलग अलग नाम है या फिर? दीज आर ऑल एमरल्ड्स, दीज आर ऑल नेचुरल एमरल्ड्स, बट प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस आएगा। अभी जैसे ये स्टोन है, ये क्लैरिटी कलर का और कट का और शाइन का आप देखें तो आपको सब स्टोन्स में डिफरेंस नज़र आएगा। सो जितना बेहतर शाइन करेगा स्टोन, जितना क्लैरिटी अच्छा होगा, जितना कलर डीप होगा, अच्छा कलर होगा, वो स्टोन अच्छा माना जाएगा। सो नाउ दीज आर कट स्टोन्स, दिस इज अनकट एमरल्ड। इसमें कटिंग नहीं है, इट्स अ कैबिशॉन शेप, सो अनकट एमरल्ड। तो इसमें प्राइसिंग का क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ये स्टोन है, इसको अगर मैं 2000 रुपये कैरेट रखता हूँ तो ये वाला जो स्टोन है ये लाइक 12-13 हज़ार रुपये कैरेट पर आ जाएगा। सो इतना डिफरेंस आ जाएगा प्राइसिंग में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये, मतलब जितना ओपेक, जितना ट्रांसलूसेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा वीक होगा, प्राइसिंग में कम होगा। वो प्राइसिंग में कम होगा। जितना ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक होगा, प्राइसिंग में कम होगा। जितना ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उसका लश्चर ज़्यादा आएगा। और कलर स्टोन्स में कलर इज़ द मेन क्राइटेरिया। जितना अच्छा कलर होगा वो प्राइस में उतना। तो इसमें सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? मुझे ये आपको बताते हुए लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। दिस हैज़ गॉट अ वेरी गुड ग्रीन कलर एंड इट्स अ वेरी नाइस क्लैरिटी एंड इसका ट्रांसपेरेंसी भी अच्छा है। And what about the red stones? ओके, दीज आर रूबीज़। Okay, these are rubies. इसका भी वही क्राइटेरिया है। इनमें जैसे ये रूबीज़ हैं, दे आर लाइक ट्रांसलूसेंट, ओपेक टू ट्रांसलूसेंट हैं।
हाँ कलर इनका बहुत डार्क है। ये देखें तो ये स्टोन कितना अच्छा रेड कलर खिला हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ, और लस्टर भी इसका इम्प्रेसिव है। सो बहुत डिफरेंस है दोनों की कोल, और ये तीनों ही स्टोन्स रूबीज़ हैं, नेचुरल रूबीज़ हैं। ओके, आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? मेरे को पर्सनली अगर आप सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं तो तकरीबन 30 साल हो गए मुझे। 30 इयर्स। Yeah. तो आप जो बेसिकली आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, हमने सूर्यांश से जब बात की थी, हाँ जी। तो उसने अपने डिजाइन्स दिखाए थे हमें, डायमंड के 3 सेट थे, वो एसिमेट्रिकल, हिज हाँ आइडिया जी। वाज वेरी इनोवेटिव, इनोवेटिव, इट्स वेरी इनोवेटिव। तो लाइक जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको आपको जैसा आप बोलना चाहेंगे डायमंड में या फिर जेम्स में, क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनका ध्यान बहुत देना चाहिए? मैं यंग जनरेशन को ये बात बोलूँगा कि ज्वेलरी जब भी आप परचेज़ करते हैं तो 2-3 फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखने के होते हैं। नंबर 1 कि जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें आप अपनी ज्वेलरी की रीसेल ज़रूर दुकानदार से उसके बारे में श्योरिटी लेकर ख़रीदें। दूसरी बात ये कि डिज़ाइंस ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए विच आर एवर लास्टिंग। ऐसा डिज़ाइन नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जो आज तो ट्रेंड में है लेकिन 2-5-10 साल बाद आपको लगे कि अभी आउटडेटेड हो गया, अब मुझे नहीं पहनना। बिकॉज एवरी टाइम यू चेंज द डिज़ाइंस यू टेंड टू लूज़ द मेकिंग चार्जेस। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी ध्यान करते हुए और अपनी सेविंग का भी ध्यान करते हुए ज्वेलरी को परचेज करना चाहिए। मेरे पास एक और क्वेश्चन है लैब ग्रोन डायमंड्स पे। तो अभी आपने हमारी जो बात हुई थी इसके पहले, तो आपने बोला कि उसका जो परचेजिंग है अभी बहुत कम हो गया है, तो उसका आप डिटेल में बता सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स इज़ वेरी इजी टू मेक बिकॉज सिंस इट्स नॉट अ नेचुरल रिसोर्स्ड सब्सटेंस, लैब में बनता है तो उसकी प्रोडक्शन आप जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही कि पिछले कुछ सालों में जब से लैब ग्रोन इंट्रोड्यूस हुआ तब से इतनी हैवी प्रोडक्शन हो गई उसकी कि वो डिमांड को बहुत ज़्यादा सुपरसीड कर गया, जिसकी वजह से लैब ग्रोन के प्राइसेस, एक्सेस ऑफ लैब ग्रोन मार्केट में आने की वजह से उसके प्राइसेस बहुत कट डाउन हो गए। मैनुअल जो तरीका है कटिंग करने का वो आइडियली द बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि मशीन में आपने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए, मशीन उसके हिसाब से फंक्शन कर देगी। कोई फ्लॉ स्टोन के बीच में आ रहा है, मौके पे कोई डिसीजन लेना है, वो मशीन नहीं लेगी। आपने मशीन में एक सेट कर दिया कि हमें ये पैरामीटर्स पे कटिंग करनी है, तो मशीन उसी पैरामीटर्स पे चल पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ह्यूमन कटिंग कर रहा है और कटिंग करते करते उसको कोई, क्योंकि जब रफ होता है ना तो आप कोई फ्लॉ देख नहीं पाते। कितने बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं? स्टोन का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कटिंग करने के बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 3 कैरेट का रफ निकला, आप उस 3 कैरेट के रफ को जब आप कट करते हैं तो आप तकरीबन 1 कैरेट के आसपास का फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए आप 1 कैरेट का फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो इंसान कटिंग कर रहा है, कटिंग करते करते उसको लगता है कि ये फ्लॉ बीच में अगर रह गया तो स्टोन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि फ्लॉ को निकाल दूँ बीच में से, तो स्टोन का प्राइस हम ज़्यादा फेच कर सकते हैं। ये डिसीजन मैनुअल हो सकता है, मशीन पे नहीं हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि कुछ हिस्सा जो है कटिंग का वो मैनुअल ही हो। अभी हम ट्राई करने आए यहाँ पे बैंगल्स। ये कुछ बैंगल्स हैं जो कि ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं। इनको क्या शादी वगैरह के लिए लिया जाता है? ट्रेडिशनल डिजाइन है एंटीक पॉलिश के साथ। अच्छा, Oxidized ये किया जो हुआ है। डिटेलिंग आप देख रहे हैं इसमें, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग है, ये ट्रेडिशनल्स हैं। और ये सारे और बैंगल्स यहाँ पे हैं जिनमें रोडियम, ये सारे में रोडियम का है। ये रोडियम सिलेक्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये एंटीक पॉलिश के। अभी सिमिलर उसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें हॉलमार्क की आईडी दी हुई है। 75 मीन्स 18 कैरेट्स होता है, और ये HUID इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपका नाम क्या है? कंचन कटारिया। आप यहाँ पे कब से कस्टमर हो? I think 40 years. What do you see? Like first you see the design or the carat? Of course, for our generation तो हम लोग तो कैरेट देखते हैं, बट अब हम बच्चों के लिए परचेज करते हैं
So of course the design also, and they have got plenty of good designs. तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी ज्वेलरी की एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ, अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि ये पूरा लेन जो है वो बस ज्वेलर से ही भरा हुआ है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स में हमने उनके ओनर और वहाँ के लोगों से बात तो कर ली है कि कैसे बनता है, बट अब हम जानेंगे कि क्या ग्राउंड पे क्या होता है, असली जो सोना पिघलता है वो कैसे बनता है, वो हम कारीगरों से सुनेंगे और उनकी मेहनत आज आपको दिखाएंगे। चलिए। अभी हम आ गए हैं ऐसी शॉप पे जहाँ पे बैंगल्स बनते हैं। हम आपको वो बनते हुए दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, शोएब एक बार कैमरा पैन करना। ये देखिए, ये जो गोल्ड है इसको अभी गरम किया जाने वाला है ना? गलाएंगे इसको, पहले हम गलाएंगे, गलाएंगे, फिर उसको उसके बाद तार निकालेंगे, उस पे तार पे निकालेंगे। हाँ मशीन से। इसके बाद राउंड करेंगे, मतलब साइज कितने साइज के हमें देना है वो यहाँ पे होता है। हाँ यहाँ पे होता है जो साइज रहता है। ओके। इसके बाद फिर हम मशीन पे, कंप्यूटर वाली है कि नॉर्मल मशीन की है, तो उस पे हम कटिंग करेंगे, मतलब डिजाइन, जो डिजाइन हमें। नॉर्मल वाली कौन सी है, कंप्यूटर वाली? नॉर्मल वाली ये है। नॉर्मल वाली मशीन ये है हाँ जी। जिसमें अपने हाथों से हाँ हम कटिंग करते हैं, मैनुअली करना पड़ता है। हाँ जी। और कंप्यूटर वाली ये सामने है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहले बहुत छोटा सा था, उसको इसमें मशीन में कर करके ये इतना पतला हो गया है। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है, ये कितने लोगों का काम है वैसे? वैसे हम 3 लोग करते हैं काम ये। जैसे कोई मशीन चलाता है, कोई सोना गला देता है, कोई साइड पॉलिश वॉलिश करता है, तो 3 लोग तो कम से कम चाहिए हमें। तो इसके बाद आप इसको कहाँ लेके जाएंगे? अब इसको काट, मतलब कितने साइज देना है, अच्छा। इसको काटेंगे, इसके बाद साइज करेंगे। साइज करने के बाद ये मशीन पे चला जाएगा कटिंग करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो अब इसको हम काटेंगे, देखो कतीरा दो, काट के मतलब जोड़ेंगे इसको। मतलब वो वेस्ट नहीं होगा, वो उसी में जो हाँ। गोल्ड है हाँ इसको नहीं, काट वेस्ट के तो जाता है इसमें। अच्छा। जैसे कुछ गलाने में, कुछ तार निकालने में, फिर वो कटिंग होती है तो उसकी भी छिलाई नीचे गिर जाती है। यहाँ सब छिलाई पड़ी हुई है, तो अच्छा। वेस्ट होता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे एक गोल्ड को पिघलाया जाता है, उसको सांचे में डाला जाता है और कैसे उसकी कटिंग होती है, उस पर डिज़ाइन बनता है। वो बैंगल जो है इतनी सारी मेहनत से गुजर के एक शोरूम में पहुंचता है, वो कारीगरों की मेहनत है। और अभी हम बस ये आखिरी नहीं है, इसके बाद हम चल रहे हैं डायमंड का देखने की वो प्रोसीजर कैसा होता है। फिर हम जानेंगे कि कितनी बारीकी से वो नेकलेसेस पे लगता है, कितनी बारीकी से वो कारीगर काम करते हैं, हम जानेंगे उनके मुँह से। चले चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे बैंगल्स अपने हाथों से लोग बना रहे हैं और नेकलेस में वो बारीकी से काम किया जा रहा है। एक बार कैमरा इनके तरफ करिएगा। ये देखिए कितनी बारीकी से उसमें बस जो मोल्ड है उसमें डालते जा रहे हैं। ये कैसे काम करते हैं आप? पहले मोम करना पड़ता है, उसमें इसको काम को सजाना पड़ता है ओवल देके, उसके बाद प्लास्टर ढाल के इसको जोड़ना पड़ता है। आपने कहीं से सीखा हुआ है पहले या नहीं, इधर से ही सीखा हुआ है। यहीं से सीखा हुआ? कितने साल हो गए काम करते हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। कुछ मतलब ये काम करते हुए आंखों वगैरह में, हाथ वगैरह का कुछ दर्द वगैरह होता है? नहीं, वो तो हर काम में होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर बारीकी का काम है ये। किसी के हाथ में जाएगा आपका ये बना हुआ कंगन? जाएगा तो जरूर, कोई ना कोई तो पहनेगा जरूर। ये अभी एक लेयर आपने बना के डाली है, उसमें जो दूसरी लेयर है उस पर आप काम कर रहे हैं। तो ये जो आप उसमें प्लेसमेंट, ये किस चीज़ का प्लेसमेंट हो रहा है? इसको फिर आप कुछ करेंगे, पॉलिश करेंगे क्या? हाँ, इसको तो पॉलिश होगा, इसको जोड़ाई करके पॉलिश होगा, उसके बाद शोरूम पे जमा करेंगे। पहले ऐसे ही रहेगा, काला ही रहेगा, इसके ऊपर जोड़ाई करेगा, उसके बाद एसिड से साफ करेगा। ये जो मोल्ड्स आप देख रहे हैं, ये मोल्ड्स हैं, ये नेकलेस वगैरह के मोल्ड्स हैं। ये इयरिंग का मोल्ड है एक, और ये है बैंगल का। नेकलेस का जो मेन पार्ट होता है वो आप बना रहे हैं। ये आप कैसे, इसको एक बार दिखाना। हाँ जी, ये तो पहले तो आप करते रहिए काम, अपना काम करते रहिए, हमें बस बताते रहिए।
ये तो पहले मोम करना पड़ेगा, उसके बाद डाई काट के सजाना पड़ेगा। तो ये जो आप अभी क्या कर रहे हो? ये साजा हो रहा है ना, उसके बाद प्लास्टर डालेगा, उसके बाद जोड़ा जाके फिनिश होगा। ढलना पड़ेगा, उसके बाद इसको हीट देके इस मोम को पीछे से तोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे आएगा। तो फिर वो ऐसे हाँ ये ऐसे करके आएगा। आएगा। ये भी काम जो है, ये जो सेट है, ये जब इस मोल्ड में आ जाता है, अच्छा जो सेट है इसमें साजा हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ढलना पड़ेगा इसको, तब हीट देके इस प्लास्टर को उठाना पड़ेगा। इस प्लास्टर को अभी मतलब तावे में सेंक के गरम करके इसके बाद इसके ऊपर जोड़ाई आएगा। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे देखने कि डायमंड का काम कैसे होता है, कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे कटिंग वगैरह होती है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी, ये काम करते हैं डायमंड पे। अभी मैंने देखा ये अंगूठी वगैरह का देख रहे थे, उसमें बारीकी से आप देख रहे थे, तो ये पूरा प्रोसीजर आप हमें समझा सकते हैं क्या? प्रोसीजर ऐसा है, पहले तो डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन के बाद जैसे कैड बनते हैं, आप आगे देख सकते हैं, वो कंप्यूटर में डिज़ाइन बनता है उसके सारे, फिर सारे प्रोसेस होते हैं, आगे से कास्टिंग होते हैं, उसका कास्टिंग वगैरह होने के बाद फाइलिंग वगैरह सारे ऐसे ही है बस। तो आप अभी जो काफी ध्यान से process है इसमें, समझ लीजिए। आप जो अभी देख रहे थे उसको, वो क्या है? अभी तो उसका फिनिशिंग देख रहे थे हम, वो नेकेड आई से जो नहीं देख सकते उसको हम आई क्लास से देख लेते, जो अच्छे से समझ आए। जो छोटी चीज़ें होती है वो दिखाई नहीं देते, जैसे डायमंड वगैरह वो दिखते नहीं है, तो हम आई क्लास से देख लेते हैं। खाली मैन्युफैक्चरिंग होगा, आप समझ लीजिए एक डिज़ाइन आएगा, उस डिज़ाइन का प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन के बाद सारे प्रोसेस जो होता है रिंग बनाने के लिए वो सारे यहीं पे होगा। ठीक है, वो फाइल कर आपने कर दिया है फाइल? वो फाइलिंग होता है, जैसे कास्ट होके आता है सामान, कास्ट होने के बाद वो फाइलिंग होगा, फाइलिंग होने के बाद पॉलिशिंग होगा, आगे पॉलिशिंग मशीन लगा हुआ है, कहाँ पे होती है पॉलिशिंग? पॉलिशिंग आगे हो। अच्छा, उसमें पॉलिशिंग होगा, फिर वो एंड रिजल्ट वो जो है हाँ, वो पॉलिश होने के बाद फिर सेटिंग होगा, फिर पॉलिशिंग होगा। तो पॉलिशिंग हाँ। हुआ पहले, उसको उसका माइन्यूटली काटा गया, फिर उसको पॉलिशिंग में डाला गया, फिर पॉलिशिंग से वो उसका और भी कुछ होता है procedure? फिर उसके बाद रोडियम वगैरह होगा, अच्छा, रोडियम होता है, रोडियम उसके होगा, बाद? फिर रोडियम के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है, रोडियम के बाद समझ लीजिए वो फिनिश प्रोडक्ट है। ज्वेलरी की कीमत सिर्फ उसके कैरेट में नहीं होती, वो उन सब की कहानियों में होती हैं जो उसको साथ लेके जाती हैं और अपना बनाती हैं। हर कड़ा, हर हार और हर वो मंगलसूत्र जो आपने किसी को गिफ्ट किया हो, या किसी दुल्हन का नेकलेस हो, या आपके माँ के हाथ का कंगन, वो सब उनकी यादों में बसा हुआ है। ये एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और हम इसी विरासत को दिखाने के लिए यहाँ करोल बाग में आए थे। हमने जाना कि कैसे डायमंड का पूरा प्रोसीजर होता है बनने का, कैसे गोल्डन का पूरा प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है उसको बनने में, बैंगल कैसे फॉर्म होता है, ये सब हमने जाना यहाँ पे। ऐसी और भी बहुत सारी कल्चरल स्टोरी हम लेके आएंगे अपने ऑडियंस के लिए। मैं हूँ अंजलि वर्मा, कैमरा पर्सन शोएब खान के साथ दी एज न्यूज़ पर।